Hi aspirants, welcome to Free Preparation. The topic of our today's interest is Reserve Bank of India. Reserve Bank of India, being the central bank of India, it regulates all the banking operation and deals with the monetary policy, that is policy with regard to the supply of money and interest rate in the Indian economy. RBI can be said as bankers bank and even the bank of last resort. आरबीआई को बैंकर्स बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैंकों के लिए, कॉमर्शियल बैंकों के लिए एक बैंक है। उन्हें जो भी क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए आगे लोन देने के लिए नॉर्मल इंडिविजुअल आम जनता को या अदर इंडस्ट्री बॉडी को, तो वो आरबीआई से पहले जाके लोन लेते हैं, तो इसीलिए उसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। और बैंक ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसलिए कहा जाता है कि बैंक कोई भी अगर कमर्शियल बैंक या कोई और भी अलग तरह की बैंक अगर किसी भी तरह की मुसीबत में फंस जाए या उसके पे क्रेडिट ऐसा प्रेशर आ जाए तो आरबीआई के पास जाएगी अपने उस परेशानी से निकलने के लिए, इसलिए उसे बैंक ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा गया है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यहाँ कुछ आरबीआई के जो निम्नलिखित फंक्शंस हैं उसे हम एक एक करके देखते हैं। आरबीआई इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। RBI controls the credit through monetary policy which are based on two principles. One is quantitative measures, other is qualitative measures. RBI इकोनॉमी में मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई को मुख्य दो तरीके से रेगुलेट करती है। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर, द अदर इज क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर आता है कि वो क्वांटम के थ्रू कितने क्वांटम में मनी सप्लाई होगा, कितना होगा और कैसे उस जो लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में उसको कब उठा लेगी या कब दोबारा से लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करेगी, ये सब वो क्वांटिटेटिव मेजर के थ्रू होता है। जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा, बैंकिंग रेट के बारे में सुना होगा, बैंकिंग रेट के बारे में, सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में, किस तरह ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए। उसी तरह क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। जैसे आरबीआई प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू ये डिफाइन करती है कि एग्रीकल्चर में कितना क्रेडिट फ्लो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना क्रेडिट फ्लो होगा, और भी फिर मॉरल सुएसन देती है, बैंकिंग को टाइम टू टाइम पॉलिसी करती है कि आप उनको लोन दीजिए, प्रीफर कीजिए, एग्रीकल्चर लोन को प्रीफर कीजिए प्रियोरिटी सेक्टर से बाहर होने के बावजूद, इन सब इस तरह के मेजर्स को लीजिए, तो वो क्वालिटेटिव मेजर्स हो गया। आरबीआई की दूसरी फंक्शन है इट मैनेजेस द इन्फ्लेशन। वर्ल्ड ओवर में देखा जा रहा है कि आज सेंट्रल बैंक का जो एक महत्वपूर्ण काम के रूप में उभर रहा है वो है कि मैनेजिंग इन्फ्लेशन। इवन अपने इंडिया में भी ये डिस्कशन हो रहा है कि आरबीआई का एक जो मेन फंक्शन होने वाला है आगे भविष्य में होने वाला है एक मैनेजिंग इन्फ्लेशन, वो प्रीइमिनेंस रोल होगा। द नेक्स्ट रोल इज इट मैनेजेस द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ आवर कंट्री। आरबीआई हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो भी हम लोग कमाते हैं, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो कमाते हैं, जैसे कि डॉलर है, येन है, पाउंड है, यूरो है, ये सब हार्ड करेंसी होती हैं। तो ये हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में इन फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत पड़ती है। ये फॉरेक्स रिजर्व हम लोग कहाँ से कमाते हैं? एफडीआई के थ्रू कमाते हैं, एक्सपोर्ट्स के थ्रू कमाते हैं, एफआईआईस के थ्रू कमाते हैं। तो आरबीआई इन फॉरेक्स रिजर्व को भारत के लिए मैनेज करती है। इवन ये एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करती है। नेक्स्ट फंक्शन इज आरबीआई लेंड्स टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अप टू डिफाइंड लिमिट बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोसीजर। आरबीआई बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को लेंड करती है एक डिफिनिट प्रोसीजर के थ्रू, जैसे कि इंडिया में वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसके थ्रू आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अगर उनको कोई डिफिसिट हो जाए तो उनको क्रेडिट अवेलेबल कराती है। आगे हम लोग इसको सब्सिक्वेंट क्लास में आगे जानेंगे क्या है वेज एंड मीन्स एडवांसेस और इसके अंदर भी क्या डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। द नेक्स्ट फंक्शन इट एक्ट्स एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एट आईएमएफ। आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें रिजर्व बैंक की गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इट मैनेजेस द डेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तक आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट है इसको भी मैनेज करती है, लेकिन बहुत जल्द गवर्नमेंट इससे एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट से इसको रिप्लेस करने वाला, और ये रोल आरबीआई के पास भविष्य में नहीं रहने वाला है।
नेक्स्ट वी मूव टू द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट पहले रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, बट सब्सिक्वेंटली इट वाज मूव टू मुंबई इन 1937। RBI was nationalized in 1949. Before that, it was privately owned. Then, last, Banking Regulation Act was 1949, after which RBI was made the supreme regulator of banking operation in India. मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आने के बाद आरबीआई को भारत में बैंकिंग ऑपरेशन को रेगुलेशन के लिए डेडिकेटेड काम मिला। ठीक है, नेक्स्ट इज द टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम लोगों ने पढ़ा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर में, उनमें से एक है बैंक रेट जो कि क्वांटिटेटिव मेजर है। बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, रीडिस्काउंट रेट एंड रीफाइनेंसिंग रेट। बैंक रेट एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट पाते हैं। ठीक है, बैंक रेट में किसी भी प्रकार का कोई भी कोलेट्रल कॉमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ मॉर्गेज उन्हें नहीं रखना पड़ता है कि, और जो दूसरे प्रकार के लोन जब बैंक लेती है, जैसे आप देखेंगे आगे रेपो में, वहाँ उनको आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखना पड़ता है गिरवी, और जिसे बाद में वो एक प्री डिटरमाइंड रेट में वापस ले लेती है। लेकिन बैंक रेट में बैंकर्स कॉमर्शियल बैंक को कुछ भी ऐसा मॉर्गेज के तौर पे नहीं रखना पड़ता, इसीलिए इसे कोलेट्रल फ्री भी कहा गया है। ये कोलेट्रल फ्री लोन होता है, इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो से ज़्यादा होता है और ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो उसे कहा जाएगा डियर मनी पॉलिसी, मतलब महंगा मौद्रिक नीति। इफ रेट्स आर डिक्रीज देन इट इज कॉल्ड एज चीप मनी पॉलिसी, सस्ता मौद्रिक नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज दैट रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ ए बैंक which a bank has necessarily has to keep with the Reserve Bank of India। मतलब इसे ऐसे समझते हैं कि किसी भी बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है, सेविंग एक मिला करके, करेंट अकाउंट मिला करके, फिक्स डिपॉजिट मिला करके, जो उसके पास टोटल डिपॉजिट है उसका एक कुछ परसेंटेज उसे हमेशा आरबीआई के पास रखना होता है। फिलहाल इंडिया में जो सीआरआर है वो 4% है। तो अगर मान लीजिए किसी बैंक की कुल संपत्ति अगर 300 करोड़ है तो इसका 4% उसे आरबीआई के पास रखना होगा, जो कि मिला करके यहाँ पे 12 करोड़ होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी बैंक के 300 करोड़ उसके पास डिपॉजिट है पब्लिक की, तो उसे 12 करोड़ आरबीआई के पास रखना होगा। दिस मनी अर्न्स नो इंटरेस्ट। इस मनी पे आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देती है। प्रायर टू 2007 आरबीआई इस पे इंटरेस्ट रेट देती थी, लेकिन 2007 के बाद उन्होंने इस पे देना बंद कर दिया है। When CRR is increased, it is called as policy of credit squeeze। अगर CRR के रेशियो को अगर बढ़ा दिया जाता है तो इसे क्रेडिट को खींचने वाला पॉलिसी बताया जाता है। इसका मतलब आरबीआई मार्केट से जो लिक्विडिटी है उसको उठाना चाहती है। अगर CRR को लोअर किया जाता है तो आरबीआई मार्केट में क्रेडिट को इन्फ्यूज करना चाहती है। ठीक है, हाँ एस्पिरेंट्स, आपने लिक्विडिटी के बारे में सुना होगा, तो मैं लिक्विडिटी के बारे में बता देना चाहता हूँ। लिक्विडिटी एक काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट है। इसका मतलब आप ये भी पा सकते हैं, लिक्विडिटी का मतलब, लिक्विडिटी मीन्स हाउ इजिली एन एसेट कैन बी मोनेटाइज। लिक्विडिटी ऑल्सो डिनोट्स मनी सप्लाई और सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट। ठीक है, तो लिक्विडिटी बेसिकली उसका दो मीनिंग होता है। एक तो मतलब होता है कि हाउ इजीली कोई भी एसेट को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि सप्लाई ऑफ मनी कितना है। लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली ये दो टर्म आपको प्रायतः समझ में आएगा। ठीक है, सीआरआर कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है उसमें सीआरआर
के रेशियो को बढ़ाया जा सकता है ताकि मार्केट से जो बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है उसको आरबीआई वहाँ से उठा ले। ठीक, प्रेजेंट रेट ऑफ सीआरआर इज 4% फर्स्ट एज पर फर्स्ट बाई मंथली रिव्यू इन 2016। ओके, द नेक्स्ट टर्म हम लोग बैंकिंग के टर्म में सुनते हैं, एक होता है लाइबिलिटी, दूसरा होता है एसेट। तो बैंक के एसेट सारे होते हैं जो लोन बैंक देती है आम पब्लिक को या इंडस्ट्री को, तो वो सब बैंक के एसेट हैं, क्योंकि बैंक को उससे इंटरेस्ट आता है जिससे वो अर्न करती है। ठीक है, और जो डिपॉजिट होते हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक को उसे लौटाना होता है जो उसके ओरिजिनल ओनर होते हैं, और वो भी इंटरेस्ट देते हुए। तो कोई भी जो सेविंग डिपॉजिट होता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो बैंक के पूरे लाइबिलिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डिमांड लाइबिलिटी, तो और एंड द नेक्स्ट इज टाइम लाइबिलिटी। तो डिमांड लाइबिलिटी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जहाँ भी डिमांड, जब डिमांड जनरेट होता है और उसके तरह बैंक को उसको चुकाना पड़ता है, उसे डिमांड लाइबिलिटी कहेगा। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें कोई भी टाइम का एक बंदी बाउंडेशन नहीं होता है, मतलब आपको कभी भी अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं, तो उसे डिमांड लाइबिलिटी कहा जाएगा। जैसे कि करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन अकाउंट खोलते हैं करंट अकाउंट, तो उन्हें भी जब भी जरूरत होता है वो विड्रू कर सकते हैं, तो ये सब डिमांड लाइबिलिटी होता है, क्योंकि इसमें पब्लिक अपने डिमांड के मुताबिक क्रेडिट कार्ड, वो भी एक डिमांड लाइबिलिटी है। ठीक है, उसी तरह फिक्स डिपॉजिट जो है वो एक टाइम लाइबिलिटी है, क्योंकि एक फिक्स ड्यूरेशन तक वो जो डिपॉजिट है वो बैंक के पास रहने वाली है, और वो टाइम पूरा होने के बाद, मैच्योरिटी पूरा होने के बाद उन्हें कस्टमर को लौटाना होगा, तो इसे टाइम लाइबिलिटी कहती है। जैसे कॉमर्शियल सर्टिफिकेट, ये सब भी टाइम लाइबिलिटी है। तो बेसिकली ये डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी की ये डिफिनेशन है। यू कैन गो थ्रू इट, इन एनी केस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सो कैन आई एक्सप्लेन यू फर्दर। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है टोटल डिपॉजिट के, टोटल डिपॉजिट्स में, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा लाइबिलिटी, तो टोटल डिपॉजिट में नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी को हम लोग टोटल डिपॉजिट से यहाँ पे रिलेट करते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है टोटल डिपॉजिट के, जो कि बैंक को किसी भी समय अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ये डिसाइड करती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का रेशियो क्या होता है। फिलहाल अभी ये 21.5% है, 2-3 साल पहले ये 24% हुआ करता था, 2014 में और 13 के करीब। ठीक है, क्यों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को, क्यों इसको बनाया गया, टूल को क्यों लाया गया? क्योंकि चेक, अगर मान लीजिए बैंक के पास पूरा ही जो उसके पास पैसे है, बैंक तो हमेशा चाहेगी मैं उन सभी को लगा को कुछ उससे आमदनी बना लूँ, कुछ लोन, सारे को लोन डिसबर्स करके मैं उसे बना लूँ। लेकिन उससे क्या होगा, किसी भी तरह का, मान लीजिए कस्टमर सब अचानक आ जाते हैं कोई अफवाह सुन करके कि उनको अपना पैसा चाहिए, पैनिक, तो उस समय क्या होगा, अगर उनके पास लिक्विड फॉर्म में कैश नहीं रहेगा तो उसको ऑनर नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली वो फेल हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो वो ये रूमर है वो अपने आप में सेल्फ इनरिचमेंट होते रहेगा, मतलब वो और तेजी से फैलता जाएगा एक आग की तरह। तो इसी जरिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक मेंटेन करती है कि बैंक को एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ अपना जो डिपॉजिट है उसको हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है किस फॉर्म में रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश, इन सब फॉर्म में उनको कम से कम 21.5% अपने टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी को रखना होगा। टू एनेबल, नेक्स्ट है टू एनेबल गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बहुत बार रखने का एक कारण क्या होता है कि बहुत बार गवर्नमेंट जब का डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे खुद अपने पूरे मशीनरी को चलाने के लिए फाइनेंस रिसोर्स चाहिए होता है। तो उस समय क्या करती है, तो गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक को क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि अब क्या होता है, बैंक आरबीआई के पास जाएंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे, क्योंकि उनको एसएलआर का उतना रेशियो पूरा करना है। तो इस केस में क्या होगा, वो आरबीआई से जीसेक सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे और उनको पैसे देंगे, आरबीआई इस पैसे को गवर्नमेंट को वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू दे देंगी। तो एसएलआर ज़्यादा होने का एक कारण ये भी होता है कि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो। अगर गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को
एक बेहतर ढंग से मैनेज करे तो आरबीआई का जो प्रेशर होता है एसएलआर को ज़्यादा रखने का, वो सब्सिक्वेंटली लोअर्ड हो जाता है और वो एसएलआर को नीचे ला सकती है। अभी 2015-16 में जब गवर्नमेंट ने अपने फिजिकल डिफिसिट के ऊपर अच्छा काम किया है तो आरबीआई वो प्रेशर से बाहर आ गई है और उन्होंने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को लगातार थोड़ा नीचे किया है। नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव टूल है वो है स्टैट्यूटरी, वो है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है ये सेकेंड नरसिम्हन कमेटी, जिसको हम प्रॉपरली बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी कहते हैं, नरसिम्हन कमेटी 2 बार बैठाया गया। एक बार फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 1991 में और दूसरी बार 1988 में, जिसे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म करते हैं। तो नरसिम्हन कमेटी का ही रिकमेंडेशन था कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनको को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लाया जाए। तो इसे 98 में लाया गया सीलिंग के द्वारा और सब्सिक्वेंटली 2000 और 2001 और 2004 में बदलाव करके, जो फिलहाल उसे प्रॉपरली बदलाव करके जो आज के फॉर्मेट में उस रहा है। तो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में सभी कॉमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर एंड सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सिभाई रीजनल रूरल बैंक के ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें रीजनल रूरल बैंक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाकी सभी प्रकार के मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसमें डिटेल में है और कॉमर्शियल बैंक से वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिविटी है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कि बैंक को डे टू डे जो उनका लिक्विडिटी मिसमैच होता है, मतलब उसके जो भी उनको मनी सप्लाई की जो ज़रूरत पड़ती है, अगर उसमें कोई मिसमैच हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लाया गया। अगर मान लीजिए लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं होता तो उन्हें मार्केट से उठाना पड़ता और जो कि काफ़ी ज़्यादा रेट में होता, और उससे क्या होता है जो वो लास्टली जो लोन वो डिसबर्स करती पब्लिक को वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लाया गया। इसका मिनिमम बिड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 करोड़ के बिड में होता है। ठीक, तो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी बेसिकली उसमें दो टूल हैं, एक तो है रेपो रेट क्वांटिटेटिव टूल और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट को बेसिकली रीपर्चेस ऑप्शन कहते हैं। रेपो मीन्स रीपर्चेस ऑप्शन एक्सरसाइज बाय आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक जो हैं अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई से रेपो के थ्रू एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन ले सकते हैं, जैसे कि ओवरनाइट के लिए, 14 डेज के लिए, 20 डेज के लिए और अप टू 90 डेज के लिए। ठीक है, लेकिन उन्हें ये लोन कुछ कोलेट्रल रख के देना पड़ेगा। और क्या कोलेट्रल में यहाँ पे चलता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उन्हें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और जिसे वो भविष्य में एक जो पहले से फिक्स रेट है उस प्राइस पे उसे बाद में वो खरीद लेगी। मतलब वो अपने सिक्योरिटीज जो बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई के पास उसे कोलेट्रल के रूप में जमा करेगी और उसके आधार पे वो लेन लेगी और उसी में ये फिक्स भी करेगी वो भविष्य में इसको दोबारा से वापस खरीद लेगी। ठीक है, एक प्रीडिटरमिन्ड रेट पे। तो इसे रेपो रेट कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली रेपो का उल्टा है कि जब मान लीजिए बैंक के पास एक ज़्यादा सरप्लस कैश है तो वो क्या करेगा, ऐसे कैश को रिजर्व बैंक के पास पार्क कर देगी और रिजर्व बैंक उसके लिए उसे इंटरेस्ट देगी। नॉर्मली क्या होता है, रिवर्स रेपो का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो से कम होता है। फिलहाल रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर द मेन मॉनेटरी टूल्स फॉर इन्फ्यूजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। अभी ये सेंट्रल बैंक का दो सबसे प्रमुख हथियार है लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मार्केट्स। मान लीजिए रेपो रेट को अगर सेंट्रल बैंक आरबीआई बढ़ा देती है, ज़्यादा कर देती है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो बैंक को जो लोन लेने के लिए शॉर्ट टर्म जो लोन है वो महंगा हो जाएगा और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के ऊपर जो आम पब्लिक है उसका भी लोन महंगा हो जाएगा। अगर
रेपो रेट को आरबीआई कम करती है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो जो बेनिफिट है डाउन जो इंड कंज्यूमर है उसको होने वाला है, क्योंकि उसे भी लोन के लिए कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव टूल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जो टूल है इसको रिजर्व बैंक ने 2011 में लाया। ये भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से, बैंक के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के प्रेशर को कम करने के लिए इस टूल को लाया गया था। क्या होता है, कोई भी कमर्शियल बैंक है वो अपने एसएलआर कोटा में से 2% जो उनका एसएलआर कोटा है वो अपने पूरे टोटल डिपॉजिट का 2% जो है, मान लीजिए बैंक के पास, हम लोगों ने पढ़ा कि बैंक का क्या टोटल डिपॉजिट होता है, वो उसका लाइबिलिटी होता है, मतलब वो जो अपना टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का 2% जो है वो एसएलआर कोटा का जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है उसको वो रिजर्व बैंक के पास कोलेट्रल रख करके वो उसके बिहाफ पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकती है। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का एक पर्पस था, एक और भी मतलब लिक्विडिटी अवेलेबल कराना और भी कैश को सप्लाई करना इन केस वो रेपो रेट से भी अगर पूरा नहीं हो पाता है। और एक लास्ट में आपको कंसेप्ट बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ बेसिकली अगर उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जो होते हैं अप टू 1 ईयर होते हैं, अप टू 1 ईयर मतलब 1 साल से एक दिन कम होते हैं, उन्हें ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, जो 1 साल से कम पीरियड के होते हैं। नॉर्मली वो होते हैं 91 डेज़ के, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। तो वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 1 साल से कम पीरियड के होते हैं उन्हें ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, और जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के होते हैं अप टू 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स तक के होते हैं उन्हें डेटेड सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। टिल नाउ 30 ईयर्स डेटेड सिक्योरिटीज़ आर अवेलेबल इन मार्केट। स्टेट गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल्स इशू करने का अधिकार नहीं दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट कैन इशू सिक्योरिटीज विच आर नोन एज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, उसके थ्रू वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू भी वो लोन करती है, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी वो आरबीआई को बेच करके जरूरत के समय लोन वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू लेती है, जिसे हम आगे सब्सिक्वेंट क्लास में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। Please do subscribe, like and comment for more videos and slides. Please don't forget to comment. For more videos, you can mail us at free.education16@gmail.com. Thank you.